जी। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कि उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। ये हमारा सेशन 2 था। अच्छा जी। तो हमने एक बात ये की कि हमारे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन पे होना चाहिए, हम अगर अपने एक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे हैं तो। अच्छा, अब इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास, लेट्स सपोज कि एग्जामिनर हमें ये कहता है कि हमारा जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ये मार्जिनल बेसिस पे है, ये भी मार्जिनल पे है और ये भी। देखें, जो पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, उसमें तो हम इधर कंडीशन को ले सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप एक्रूअल बेसिस पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं जो कि नॉर्मल अजम्पशन ली जाती है, और आपका स्टॉक जो है वो मार्जिनल बेसिस पे बना हुआ है, तो फिर लाजमन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हमें इसकी एब्जॉर्प्शनल की वैल्यू चाहिए, तो उसकी एब्जॉर्प्शनल की वैल्यू हमें वो बताएगा एग्जामिनर कि इसका जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी एब्जॉर्प्शनल की वैल्यू जो है, लेट्स सपोज ऑब्जॉर्प्शन पे याद रखें वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, मार्जिनल पे कम ही होती है। लेट्स सपोज वो कहता है कि इसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यानी पिछले साल की क्लोजिंग 70,000 थी, और इसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपया है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू ऐड हुई है, ये वैल्यू क्या हुई है प्रॉफिट में ऐड, और ये क्या हुई है, लेस हुई हुई है। अब इनको हमने क्या करना है, ये जो ऐड हुई है इसको माइनस करना है, और जो माइनस हुई है उसको ऐड करना है। ये एडजस्टमेंट हम डालेंगे, तो हम इसमें जाके करेंगे किसको एडजस्ट, अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, और यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या स्टॉक भी खाली लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप इसमें बल्कि दोनों को अलग अलग लिख दें, पहले ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दें, और फिर आप इसमें क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दें। तरीकेकार आसान है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ है, प्रॉफिट में से माइनस हुआ है ना, उसको क्या करें, ऐड कर दें 50,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ हुआ है, ऐड, इसको माइनस लिख दें 150,000। ठीक है। क्या चीज माइनस होनी चाहिए थी, 70,000, उसको यहाँ माइनस कर दें 70,000। और यहाँ पर क्या चीज ऐड होनी चाहिए थी, 2 लाख रुपया, तो उसको क्या कर दें आप 2 लाख रुपए को ऐड कर दें। अब कैलकुलेटर के ऊपर जो भी जवाब आए आपका, कैलकुलेटर पे पहले प्लस का साइन दबाएं, 50,000 माइनस और 70,000, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा -20,000। और यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, +50,000। आप इसको कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमने इस अपने प्रॉफिट को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट वो इसमें की जाएगी। इस ओके। अच्छा, अब एक सवाल और भी पेपर में आया हुआ है। उसने कहा कि ये है हमारा 2025, 2024 के अंदर ये जो कंपनी थी या ये बिजनेस जो भी था, ये पहले कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाता था। किस पे बनाता था, कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाता था। ये उसने बता दिया। अब अगर वो कैश बेसिस पे बना रहा है, तो पिछले साल इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्जिनल पे भी हो सकता था, एब्जॉर्प्शन पे भी हो सकता था। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये असल में पिछले साल का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मार्जिनल के ऊपर है। इसका मतलब ये फिगर तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल कैश बेसिस पे थे, इस साल हम किस पे चले गए हैं, एक्रूअल बेसिस के ऊपर चले गए हैं। ये बात नोट कीजिएगा कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन में ये बताया कि पिछले साल ये कैश बेसिस पे थे, इस साल किस पे आ गए हैं, एक्रूअल बेसिस पे आ चुके हुए हैं, और उसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों को बता दिया। इससे मुराद ये है कि अब हम ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट इसमें नहीं डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल पे है तो ये मार्जिनल पे ही रहेगा, क्योंकि ये पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इसलिए हम जाके फिर इसमें क्या करेंगे,
ये एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे, इसमें हम ये वाली एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे, सिर्फ फिर क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया जाएगा, ये वाली एडजस्टमेंट होगी। इस ओके। ये मैंने आपको सेक्शन 32, 33, 34, 35 तक ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओके, कोई सवाल यहां तक हो? ओके, समझ आ गई? बस अब ये बाकी चीजें एग्जाम के अंदर जाहिर बात है अंग्रेजी ही बाकी बचेगी, और चीज तो इसमें नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमारा हो गया मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने कंप्लीट कर लिया। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में लॉ ने एक और बात भी की है, वो भी मैं जरा क्लियर कर दूं। उसने कहा कि अगर कोई एक्सपेंस आपने किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ये बात ध्यान से करनी है, सुननी है। कोई भी एक्सपेंस अगर आप अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हो, एक्रूवल बेसिस पे अगर आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, पे नहीं किया, तो वो आपको अलाउ होगा। यही है ना एक्रूवल बेसिस, कि आप ये देखें रिकॉर्डिंग भी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपने किसी को सेल कर दी, पैसे नहीं भी मिले, तो सेल गिनी जाएगी। एक्रूवल बेसिस तो यही कहता है। इसके साथ उसने एक बात कर दी, उसने कहा कि भाई अगर कोई एक्सपेंस आपने कर लिया है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उसकी पेमेंट फिर आपने 3 साल के अंदर करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 साल के अंदर उसकी पेमेंट आपने करनी, अगर नहीं करेंगे तो फोर्थ ईयर में जाके वो क्या हो जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। उसमें कौन से एक्सपेंसेस है, आपकी परचेज आ जाएगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारे के सारे इसमें फॉल कर जाएंगे। ठीक, हाँ सारी कर लो। ये बात समझ आ गई? कौन सी लाइबिलिटीज जो आपने माइनस की हुई हैं किसी साल, वो सालों में stop होनी चाहिए। देखिए कितनी जल्दी से मैंने कितने सेक्शन आपको पढ़ा दिए, है ना? हम्म, समझ आ रही है? यस। अच्छा, तो अब ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं आपको कब तक पे होने चाहिए, अगले 3 सालों तक पे होने चाहिए। चलें, हम हैं 2025 के अंदर, अज्यूम करें कि हम हैं 2025 के अंदर। एग्जामिनर ये कहता है कि हमने 2020 में कुछ चीजें परचेज की थी, स्टॉक परचेज किया था, लेट्स सपोज 50,000 रुपए का। तो हमारी बुक्स में वो क्रेडिटर शो हो रहे होंगे ना? वो कहता आज भी शो हो रहे हैं। क्या कहता है? आज भी वो क्रेडिटर शो हो रहे हैं, लेकिन ये आइटम कौन सी है, बैलेंस शीट की, इसका मेरे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखना ये है कि ये क्या इस साल इसकी रिवर्सल पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, 20 को निकाल दें, इससे आगे कितनी देर जाना है, 3 साल। तो 21, 22, 23, इसकी एडजस्टमेंट जो है वो 24 में पड़ जानी चाहिए थी। अगर 24 में भी नहीं पड़ी, गलती हो गई है, तो 25 में जाके ये जो आपने एक्सपेंस पहले माइनस किया हुआ था, अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे ऐड लाइबिलिटीज नॉट पेड विद इन 3 इयर्स। आप यहां पर इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। माइनस हुई थी, अब क्या कर देंगे। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पर डेट जो है वो होती 2024, 24 की, 23 की, और यही इंफॉर्मेशन होती, तो फिर डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि फिर 23 को छोड़ दे, 24, 25, 26, 26 तक इसका कोई ट्रीटमेंट, तो फिर आपने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना।
चलें, मैंने यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया लाइबिलिटीज का। आप कहेंगे सर क्या हर लाइबिलिटी एड बैक होती है जो 3 साल तक ना पे की हो? द आंसर इज नो। उस वो लाइबिलिटी जिसका ताल्लुक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है वो होगी। अगर वो लाइबिलिटी का ताल्लुक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ नहीं है तो वो एड बैक। मिसाल के तौर के ऊपर एक और मिसाल लेते हैं। हम कहते हैं जी हम हैं 2025 में, हमने एक लोन लिया था 2022 में बैंक से। वो था 5 लाख रुपए का लोन था 22 में, और 2022 में ही उसके ऊपर इंटरेस्ट भी था जो कि 50,000 रुपया था। दोनों अनपेड है, ना हमने इंटरेस्ट पे किया ना हमने लोन पे किया, डिफॉल्ट कर गए हुए हैं। क्या कर गए हैं? डिफॉल्ट कर गए। अब क्या होगा? हमने कितने पैसे, कितनी लाइबिलिटी थी हमारे सर पे 2022 की? 5,50,000 रुपया। ठीक है, इसके अंदर ये लोन हम रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट का इसके साथ कोई ताल्लुक। हमने 2022 में अपने प्रॉफिट में जो चीज माइनस की होगी अपनी फाइनेंस में से, वो इंटरेस्ट माइनस किया था, लोन तो नहीं माइनस किया था। लोन तो बैलेंस शीट की आइटम है। अब इसको हम गिनना शुरू करेंगे। हमारा हो गया जी 23, 24 और 25। तो अभी तक इसका डिफॉल्ट नहीं हुआ 2025 में, उसकी कोई इंफॉर्मेशन हम इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। चले थोड़ा सा इसको पीछे ले चलते हैं। हम कहते हैं ये 2021 का लोन था और इंटरेस्ट था। तो अब कितना हो गया? 22, 23। तो टाइम बार्ड हो गया ना। तो इस साल हम जाके इसको हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। इस ओके। तो ये भी सेक्शन 32 या 35 में कहीं लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग लाइबिलिटीज नॉट पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years शैल बी एडेड बैक। इस साल वो ऐड कर दी जाएगी। हाँ, दोबारा पे कर देंगे, दोबारा अलाउ हो जाएगी। ये भी क्लियर होगी बात। चलें वन बाय वन, मैंने कहा इन चीजों को जरा सेटल डाउन करते जाए। अब माइंड तो नहीं कर रहे, मैं इसको रेज करता जा रहा हूँ। आप लिख रहे हैं? चलें जी, अब चलते हैं कि अब हम आते हैं सेक्शन 20 के ऊपर। एक्सपेंसेस के ऊपर लॉ ने हमें क्या गाइड किया है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें अलाउ हैं और कौन से एक्सपेंसेस हमें अलाउ नहीं है। सबसे पहले सेक्शन 20 हमें ये कहता है कि भाई आप अपने प्रॉफिट में से वो तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए हों वो माइनस कर सकते हैं। आप उनको माइनस, तमाम एक्सपेंसेस। लेकिन सेक्शन 20 ने क्या किया? दो तरह की हमें एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी। एक उसने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, मैं जरा ये जो प्रॉफिट, ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम का टेम्पलेट है इसको जरा मैं यहाँ से ड्रैग करके दूर ले जाऊं ताकि मुझे यहाँ स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। लेकिन ना मैदान थोड़ा सा खुल गया ना। उसने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं आपने माइनस किए हैं तो उसको क्या करेंगे? दोबारा रिवर्सल डाल देंगे, ऐड बैक करेंगे। जैसे बहुत दफा पेपर में आपको ये चीज मिली हुई है। उसने कहा कि उसने एक सॉफ्टवेयर बाय किया या बनाया उसने जिसकी लाइफ जो थी वो 10 साल थी, या उसने मार्केटिंग की जिसकी जिसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलना था, हैवी एक्सपेंडिचर थे, या कोई प्लांट था, या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर थे। ठीक है, वो उसने कहीं कॉस्ट ऑफ सेल में, परचेजेज में कहीं डाल दिए हुए, कॉस्ट ऑफ सेल में या कहीं उसने। तो सेक्शन 20 कहता नहीं, अगर उसने उसको माइनस किया हुआ है तो आप क्या करेंगे? ऐड करें, दोबारा रिवर्सल डाल दें उसकी। तो आप अपने इस प्रॉफिट को जाके क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको देखेंगे, उनकी जाके डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। ये बात भी हमें समझ आ गई कि भी या उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है या उसकी
अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। ये एक चीज तो हमें ये आ गई। दूसरा सेक्शन 20 ने ये कहा कि अगर आपने एनिमल बाय किए बिजनेस के लिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं, एक है कि आप वो पैरट लेते हैं बेचने के लिए, आप जो है वो हेंस लेते हैं, मुर्गियां हैं, ऐसी चीजें हैं, गॉट हैं बकरा ईद के लिए, उनकी नहीं बात कर रहा, वो जो आप कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप डेयरी फार्मिंग का कारोबार करते हैं, आपके पास भैंसे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार करते हैं, आपके पास घोड़े हैं। तो हमने कहा वो तो डिप्रिसिएट नहीं होते, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? उसने कहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी आप माइनस नहीं करेंगे। तो उसको डिप्रिसिएट करेंगे, वो तो डिप्रिसिएट की बजाय एप्रिसिएट होते हैं। कट्टा खरीदेंगे संडा बन जाएगा, ठीक है, वो तो डिप्रिसिएट नहीं होगा। तो लॉ ये कहता है कि उसको कुछ भी ना करें, जानवर है छोड़ दें, मारेगा आपको ये, इसको कुछ भी, अगर आपने माइनस किया तो दोबारा इसकी कॉस्ट को क्या कर दें, ऐड बैक कर दें। हमने कहा कितनी देर तक क्या करें, क्या इसका, उसने उसका मरने का इंतजार करो, क्योंकि जिंदा को हाथ लगाओगे ये आगे से मारेगा, ये इसको छेड़ना नहीं है आपने, इसको वेट करो एंड तक। जब ये मर जाए या ऑब्सलीट हो जाए या इसको बुच्चर को दे दें, उस वक्त देखें कि आपको नेट प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। लेट्स सपोज कि आपने 2020 में एक कट्टा बाय किया था, ठीक है, वो मिला था आपको 30,000 रुपये का, ठीक है। हम भैंस ले लेते हैं ना, जो सही मिसाल है, वो 3 लाख रुपए की ली थी, 3 लाख रुपए की। 2025 में जाके आपने इसको एक बुच्चर को बेच दिया, उसने दूध देना बंद कर दिया, तो आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जन्नतुल हलाल, तो आपने उसको क्या कर दिया, हलाल करवा दिया। और उस हलाली की वजह से आपने 50,000 रुपया उसका नकद भी कर लिया। लॉ कहता है कि तुमने 3 लाख की खरीदी थी, 50,000 रुपया तुम्हें मिला है, तो नेट लॉस कितना हुआ? वो कहता है ये तुम्हारा 2025 का क्या है, एक्सपेंस है, इसको माइनस करो। यानी 2020, 21, 22, 23 कुछ नहीं करेंगे, जाके 2025 में जब आपने उसको जिबा कर दिया। अच्छा, बात को तो उलट भी होता है, एक भैंस मर गई तो बजाय आपको पैसे देने के लेने लेने के देने पड़ गए। यानी आप, वो कहता है जी मुझे 5,000 रुपये दे, फिर उठा के लेके जाऊंगा। तो फिर आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 3 लाख ये और 5,000 ये आपकी टोटल 3,05,000 रुपया कॉस्ट जो है वो चार्ज कर दी जाएगी। आप कहते हैं सर 2020 में हमने इसकी वैक्सीनेशन करवाई थी, इसको चारा डाला, सुपरवाइजर रखा हुआ है, वो तो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर सेक्शन, इसमें कोई इसमें ये सेक्शन 20 यही था ये। फाइन, 20 मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 20 के ऊपर कि सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 एक जो है वो सालमाना और मुजरमाना जो है वो सेक्शन है, गुंडा सेक्शन है ये, इनकम टैक्स का। ये पकड़ दकड़ करता है, इसका ताल्लुक प्रॉफिट को बढ़ाने से है। ये कुछ थ्रेट देता है, ये ना करोगे तो तुम्हें ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, ये ना करना, ये ना करना। इंटिमिडेट करता है, पकड़ दकड़ करता है, बदतमीजी वाला सेक्शन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। सेक्शन 21 कहता है कि भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस में आपको अलाउ नहीं करूंगा। दोबारा ये वही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है, कहता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अलाउ नहीं है। दोबारा ये सेक्शन 20 की एक तो ये बात करता है। दूसरा ये कहता है जी पर्सनल एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउ नहीं है, वो भी आपको डिस अलाउ है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म या एओपी अपने मेंबर्स को पेमेंट करे, उसको इंटरेस्ट दे, उनको रेम्यूनरेट करे, उनको सैलरीज दे, उनके यूटिलिटी बिल जो है वो जमा करवाए, ठीक है, वो सारे के सारे उस एओपी के लिए क्या हो जाएंगे, डिस अलाउ हो जाएंगे, उसको अलाउ नहीं किए जाएंगे। ये भी सेक्शन, ये सिर्फ एओपी के लिए है, ये किसके लिए है, सिर्फ एओपी के लिए ये मौजूद है, ये कंडीशनल है। फिर वो कहता है कि आप इसके अंदर क्या करेंगे कि जो आपने जब पेमेंट करनी है किसी भी एक्सपेंस की, इसको क्या हो गया,
अगर आपने पेमेंट करनी है, कोई भी एक्सपेंस है, बेशक वो कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो अगर उसका टैक्स कटना था, आपने उसका टैक्स विद हेल्ड करना है। अगर आप टैक्स विद हेल्ड नहीं करेंगे तो वो एक्सपेंस भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो ऐड बैक कर दिया जाएगा। यानी आपने उसका टैक्स काटना था, नंबर वन, यस। आप विद होल्डिंग एजेंट थे, द आंसर इज यस। आपने टैक्स काटना था, द आंसर इज यस। आपने नहीं काटा तो ये एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। लेकिन लॉ ने इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस हमें प्रोवाइड कर दी। उसने कहा हाँ, आप विद होल्डिंग एजेंट थे, टैक्स कटता था, आपने नहीं काटा, डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, अगर आपने ये एक काम ये किया कि आपने ये वाला जो एक्सपेंस है ये खुद पे कर दिया, पेड, इट्स ओके, फिर भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सही है, ये क्या कर दिया जाएगा आपको, अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपने उस बंदे ने इसको पे कर दिया, यानी जिसका, जो आपका वेंडर था, जिसको आपने पेमेंट की है, उसने अगर पे कर दिया, तो फिर भी डिफॉल्ट हम कहेंगे नहीं हुआ। भैया आपने टैक्स नहीं काटा ना, कोई मसला नहीं, आप पे कर दें, आप पे कर दें, डिसअलाउ नहीं होगा। वो बंदे को कहें वो पे कर दे, फिर भी हम इसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। तीसरी उसने एक बात की कि आपकी जो परचेजिस है, ये ये जो आपकी यहाँ परचेजिस पड़ी हुई हैं, ये अगर आपने इसका टैक्स नहीं काटा, पे भी नहीं किया, तो इसका डिसअलाउ जो है वो, डिसअलाउंस जो है वो पूरा नहीं होगा। इसका डिसअलाउंस जो है वो टोटल नहीं होगा। इसकी मैं मिसाल, वो सिर्फ 20% तक डिफॉल्ट हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर, ये जो 3 लाख रुपया है ना, वो कहता है कि इसमें से आपने 2 लाख रुपए की पेमेंट की और उसका टैक्स नहीं काटा, उसका टैक्स नहीं काटा, तो लॉ कहता है कि ये तो मैं डिसअलाउ कर दूंगा। लेकिन 3 लाख रुपया जो है उसका मैक्सिमम 20% कितना बनता है? हाँ जी, 60,000। तो फिर आपका यहाँ जो एड बैक किया जाएगा वो टैक्स नॉट विद हेल्ड ऑन परचेजेस, वो होगा आपका 2 लाख, और 3 लाख का 20%, विच एवर इज लोअर, आपका ऐड किया जाएगा। यानी डिसअलाउंस आपकी परचेजेस के टोटल जो है वो 20% से नहीं बढ़ेगा। अब सवाल ये है, आपने 2 लाख रुपए की परचेजेस की, उस बंदे का टैक्स नहीं काटा, उसका टैक्स, असूल ये बनता है, सेक्शन 21 ये कहता है ये सारे का सारा ऐड बैक कर दो यहाँ पर लाके, डिफॉल्ट हो गया ना। लेकिन लॉ ये कहता है आगे, एक एक्सेप्शन देता है कि अगर ये आपकी परचेजेस हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स हैं, तो फिर जो मैक्सिमम अमाउंट डिसअलाउ हो सकती है ना, वो आपकी टोटल परचेजेस का 20% हो सकती है। कितना हो सकती हैं? 20%। और हमने देखा कि हमारी टोटल परचेजेस 3 लाख की है, और उसका 20% कितना बनता है? 60,000। ठीक है, अगर मेरी परचेजेस होती, मिसाल है, 3 मिलियन की, कितनी होती, इसका 20% लें, कितना बनता है? 6 लाख। तो फिर मेरा 2 लाख डिसअलाउ हो जाता, क्योंकि मेरी मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस नहीं किया इसने। बात समझ आ रही है? अब सवाल ये है कि पेपर में कैफ लेवल पे ऐसी चीज उसने कभी दी नहीं है, वो टोटल परचेजेस बताता ही नहीं है। क्या करता है वो टोटल परचेजेस? तो हम क्या करें उस केस में, हम चुप करके जितनी भी परचेजेस हों उसका 20% माइनस कर दें। समझ आ रही है? अगर परचेजेस की वैल्यू दे दे तो फिर हम उसको कर लेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ ये बताए कि कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड परचेजेस वर्थ ₹2 लाख,
where withholding tax is not deducted, then what you will do? You just take 20% of the 200,000 and add back in the profit to arrive at the taxable income. That's it. आप इस पे चले जाएंगे। इस ओके? समझ आ गई है? ये उसने बात यहाँ पर हमें बता दी है। अच्छा जी, आगे। अच्छा जी, आगे हमें ये सेक्शन एक और चीज बताता है कि आपने जो पेमेंट करनी है, पेमेंट करते हुए भी आपने एहतियात करनी है। राइट? एक तो पेमेंट का उसने बता दिया सेक्शन 75A है, और एक है सेक्शन 21। ये दो सेक्शन पेमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 75A ये कहता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय की और जिसकी कॉस्ट एक्सीड कर गई 5 मिलियन से, या मूवेबल एसेट आपने बाय किया जिसकी कॉस्ट एक्सीड कर गई 1 मिलियन से, और आपने उसकी पेमेंट कैश के थ्रू कर दी, तो वो आपको कॉस्ट उसकी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। कॉस्ट क्या हो जाएगी? ये एसेट की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? एसेट की बात कर रहे हैं, पर रेवेन्यू की नहीं बात कर रहे हैं। बेशक ये बिजनेस का एसेट है, बेशक ये कैपिटल एसेट है, दोनों के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। जब आप इस एसेट को, अगर कॉस्ट 0 हो गई तो उसका क्या मसला होगा? अगर ये डिप्रिसिबल एसेट है तो आपको डिप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दी जाएगी, और अगर ये कैपिटल एसेट है तो आपको कॉस्ट इसकी 0 हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या होगा कि जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब आप इसकी डिस्पोजल करेंगे, उसका जो गेन है वो सारे का सारा बढ़ जाएगा, उसमें कॉस्ट माइनस फिर, या टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस नहीं होगी। तो सारा जो सेल प्राइस होगी आपकी गेन में चली जाएगी। ये एक सेक्शन मैंने 75A आपको बता दिया अलग करके। पेनल्टी वो इमूवेबल का एडिशनल ये है कि आपको 5% एडिशनल पेनल्टी भी पड़ेगी। नहीं, पेनल्टी अलाउ नहीं होती। शिराज पूछ रहा है कि पेनल्टी अलाउ होगी, द आंसर इज नो, पेनल्टी इज नॉट अलाउड, पेनल्टी अलाउ नहीं होगी। राइट? आगे आते हैं जी, सेक्शन 21 ने भी पेमेंट की बात की है। उसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, बल्कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने पेमेंट को। उसने कहा कुछ तो अलाउ है, कुछ पेमेंट्स आप कैश में कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, कैरिज है, और क्या है, फ्रेट चार्जेस, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, फ्रेट है, यूटिलिटी बिल्स है, कैरिज है, पोस्टेज है। ठीक है? फाइन कौन से हैं? टैक्सेस, टैक्स तो वैसे भी अलाउ नहीं होता, टैक्स पे कर सकते हैं बेशक वो, इनकम टैक्स के अलावा इनकम टैक्स तो वैसे भी अलाउ नहीं। ये कहता है ये तो कैश में पे, इस पे कोई लिमिट है। फिर उसने कहा सैलरी, उसने कहा सैलरी अप टू 32,000 पर मंथ पर एम्प्लॉई। हर महीने एक एम्प्लॉय को 32,000 रुपये तक आप कैश दे सकते हैं। अगर आपने इससे ज्यादा दी तो वो जितने महीनों की दी उतने महीनों की डिसअलाउ हो जाएगी सारी की सारी। ओके? फिर उसने आगे कहा कि इसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस है। बाकी एक्सपेंस कौन से बचते हैं? सैलरी को भी निकाल दे, यूटिलिटी बिल्स को भी निकाल दे, बाकी कौन से बचे? प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस। राइट? बाकी सारे एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वैसे ही अलाउ नहीं है। उसने कहा कि अगर ये पूरे साल में ये 2.5 लाख तक हों और आपने सारे के सारे कैश में पे कर दिए, फिर भी अलाउ है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी पूरे साल में 2.5 लाख तक आप अगर पे करते हैं तो उस पर कोई मसला
नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाए 2.5 लाख से, राइट, 2.5 लाख से एक्सीड कर जाए, तो फिर ये आपको डिसअलाउ होंगे, लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ वो वाली अमाउंट जो 25,000 से ऊपर की है। 25,000 से, मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूं कि मैंने स्टेशनरी की पेमेंट की, मेरा टोटल स्टेशनरी एक्सपेंस जो है वो 7 लाख रुपया है। ठीक है। इस 7 लाख के अंदर मैंने जो 25,000 से ज्यादा की पेमेंट्स हैं, वो 60,000 है, वो एक 70,000 है, एक 30,000 है, राइट। ये पेमेंट जो है, जो की है, ये भी चेक के थ्रू हुई, ये भी चेक के थ्रू हुई, ये कैश के थ्रू उसने कर दी। ये किसके थ्रू कर दी? तो लॉ कहता है ये डिसअलाउ कर दी है। समझ आया? हाँ। मसलन आपको वो बता दें कि जनाब उसने 20,000 की ये अमाउंट भी कैश में है, ठीक है, 10,000 की पेमेंट ये भी कैश में है, ये अलग अलग पेमेंट्स हैं, तो ये अलाउ है। तो अगर हमारा टोटल एक्सपेंस 2.5 लाख से कम हो, पेमेंट हम 35,000। नहीं नहीं, फिर तो रूल ही अप्लाई नहीं होगा ना। आपका सॉरी नाम मैं भूल गया। कासिम। कासिम कह रहा है कि अगर अमाउंट 2.5 लाख तक होगी, तो उसके उसको फिर उसको देखा है, सारी सारी अलाउ है। मसलन आप कहते हैं जी मैंने रिपेयर करवाई है 2 लाख रुपए की, तो फिर आप देखेंगे नहीं ये बैंकिंग चैनल है या कैश है, फिर तो जाएंगे नहीं, फिर तो सोचा ही नहीं जाएगा ना। इस ओके। तो ये आपके सामने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से पेमेंट को सारा मैंने कंक्लूड किया है कि पेमेंट के ऊपर सारे जो रूल्स थे वो क्या होंगे। इस ओके। इसको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। ठीक है जी। इस ओके। चले जी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर। मैं वो भी अभी उसकी तरफ ही आता। ठीक हो गया। तो ये हमने पेमेंट की बात भी कर ली, टैक्स विद होल्डिंग की बात भी कर ली, राइट। एक इसमें पेमेंट थी कमीशन की, सेक्शन 21 में है, सी है उसका नाम। सेक्शन 21 का सी ए सेक्शन है एक, राइट। वो कहता है जी अगर आप सेल करें, मसलन मेरी जो सेल हुई है, हो सकता है इस सेल को करने के लिए मैंने किसी एजेंट का सहारा लिया हो। क्या हो? इस सेल को करने के लिए मैंने किसी एजेंट का सहारा लिया हो, उसको कहा हो मेरी सेल करो, और जो मैं सेल कर रहा हूं उसके अंदर रिटेल गुड्स शामिल हैं। वो किसकी हैं? रिटेल गुड्स कौन सी? जो सेल्स टैक्स वाली है, थर्ड शेड्यूल की जो आइटम्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें कौन सी चीजें हैं? उसमें शैम्पू है, डिटर्जेंट्स हैं, उसमें सिगरेट्स हैं, टूथपेस्ट है, ब्रशेस हैं, टूथब्रश है ना, वो सारी वो आइटम्स की मेरी किसी एजेंट ने, मिस्टर काशिफ मेरा वो एजेंट है, उसने मेरी सेल की है 3 लाख रुपए की। ठीक हो गया। मैंने उस 3 लाख के ऊपर उसको मैं कमीशन दे रहा हूं,
5%, कितनी बनती है? 15,000 रुपया। मैंने इसको 15,000 रुपया कमीशन दी हुई है। ये कमीशन मेरी कहाँ होगी? ये मेरी मार्केटिंग एक्सपेंस में पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी ना। लॉ कहता है कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर ये रिटेल गुड्स हैं तो ये देखना पड़ेगा क्या काशिफ जो है ये सेल्स टैक्स का फाइल में एक्टिव है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों का लिखा हुआ है ना, देखिएगा। इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, जरा तवज्जो कर लीजिएगा। सिर्फ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। बस। तो क्या ये काशिफ इनकम टैक्स में एक्टिव टैक्स पेयर है या नहीं है? समझ आ रही है कि ये क्या इनकम टैक्स में अगर तो है आंसर यस, तो फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे। फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट की गई है क्या बैंकिंग चैनल के थ्रू की गई है, अगर बनती है तो क्या इस पे टैक्स विद हेल्ड हुआ था, अगर बनता है तो वो कंडीशन अपनी जगह पर है। सही है। इफ द आंसर इज यस तो फिर ठीक है। हम कहते हैं नहीं, ये काशिफ जो था वो इनकम टैक्स का एक्टिव नहीं था। तो लॉ कहता है कि फिर आपको जो मैक्सिमम कमीशन अलाउ हो सकती है ना, वो कितनी हो सकती है? 0 पॉइंट, यानी आप फिर 3 लाख का 0.2% आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। वो कितना बनता है? 600 रुपया। तो फिर आप एडजस्टमेंट क्या करेंगे? यहां पर आप क्या करेंगे? ऐड कमीशन की जो एडजस्टमेंट है वो 15,000 को ऐड कर देंगे और 600 रुपये को माइनस कर देंगे। अब क्लियर हुई है बात? ये सारी कंडीशन अगर पूरी होंगी तो ये बन जाएगा। टुडे यू आर एंजॉइंग, आई थिंक सो। अब समझ आ रही है ना चीज़ों की, क्योंकि सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसको हर चीज़ के साथ एम्बेड कर रहा हूँ। ओके, ये कमीशन की बात भी आपको क्लियर हो गई। इसको भी मैं कर दूं, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। इसका सब सेक्शन सी ही है ना। चले, ये भी मैंने आपको आप व्हाट्सएप कर दी। ठीक है जी। वन बाय वन इसको भी हम रेज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद उसने हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गए, एंटरटेनमेंट की उसने बात की कि अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है आप करें उसकी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, उसकी क्वालिटेटिव लिमिट मौजूद है कि आप अपने कस्टमर को कर दें। ईद मिलन पार्टी हो गई, नई ब्रांच आपने ओपन की है, आपके कस्टमर आ गए हैं, या आपका कोई डायरेक्टर कोई बंदा बाहर चला गया है, कोई एग्जीबिशन के अंदर आपने जो है वो एंटरटेनमेंट की है, तो वो अलाउ है। इसके अलावा अगर आपको एक्सपेंसेस करेंगे, बेटी की शादी होगी आपने एंटरटेनमेंट में डाल दिया है, तो वो आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक हमारे आते थे, अगर आपको याद हो, रिसर्च, वो तो अगर वो सेक्शन 21 से बाहर चले जाएंगे, प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने बात की थी, याद है? वो समरी मैंने आपको एक बना के दी थी, याद है? एक मैंने इसके ऊपर आपको एक समरी बना के दी थी एक्सपेंसेस की। वो देखिएगा मैंने कहाँ बना के दी है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपके जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हैं, इसके जो नोट्स थे ना बिजनेस इनकम के, देखिएगा कहाँ पड़े हुए हैं बिजनेस इनकम के नोट्स।
यहाँ कहीं नजर आ रहा है सेक्शन 21 ये वाला? ये चीज ठीक है ना? क्या बात है, शागे ये देखें। हम्म। शेयर कर दूं? जी मैं आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ। ले जी, इसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर आप अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई पैसे डालेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं होंगे। यानी मैं एक कारोबार करता हूँ और मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक प्रोविडेंट फंड चलाया हुआ है जो कि मैंने कहीं से उसकी अप्रूवल नहीं ली कमिश्नर से, तो उसके अंदर मैं जितने भी पैसे डालूंगा मुझे एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अगर ये अनरिकग्नाइज्ड सुपर एनुएशन फंड है फिर भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है उसमें भी अलाउ नहीं होगा। सही है। हाँ, फिर उसने कहा कि अगर मैंने ये पैसे अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाले हैं, अप्रूव्ड पेंशन फंड में डाले हैं, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में डाले हैं, तो फिर इसकी अमाउंट का 50% मुझे अलाउ हो जाएगा। क्या होगा? यानी अप्रूव्ड है, पेमेंट मैंने सही की हुई है, सब कुछ है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया था जीपीएस जो है, ग्रेचुइटी पेंशन और सुपरएनुएशन फंड, जीपीएस जो है ये आपको 50% अलाउ होगा। हाँ, फिर उसने कहा कि ये जो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, आप अगर हमें ये कह दें कि साहब मैंने आपसे अप्रूवल नहीं ली, लेकिन मैं इस बात की गवाही देता हूं कि जब मैं इन लोगों को पेमेंट करूंगा तो मैं इनका टैक्स काटूंगा। आपको पता है कि अनरिकग्नाइज्ड फंड जब एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो एम्प्लॉयर का शेयर और इंटरेस्ट टोटली टैक्स हो जाते हैं। तो जाहिर बात है कि मैं उसको सैलरी का हिस्सा बनाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, हलफ देता हूँ, लॉ कहता है फिर ठीक है, फिर आपको ये लॉ, इसको बोलते हैं इफेक्टिव अरेंजमेंट। ये कैसे होता है? ये एफिडेविट दिया जाता है या वो जो है ना वो एक अपने एटीट्यूड से शो किया जाता है, यानी लोग काट रहे हैं। हाँ, अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अगर क्या है ये, उसके ऊपर ये 50% या डिसअलाउ वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ये सारे का सारा अलाउ हो जाएगा। ये थी वो समरी जो मैंने आपको बना के दी हुई थी। अंडरस्टैंड? ये दो, ये देखें सेक्शन था ई, ए और एफ। ई, और एफ, ई, और एफ। तो ये जीपीएस का रूल ये आपने जहन में रखना है। भूल गए थे ना आप? इसको भूल गए थे? हाँ जी। बाकी याद थे माशाल्लाह, चलें, वेरी गुड। सारा भूल गए थे, अब याद आ गया। चलें, रिवीजन का ये फायदा हुआ है। तो सेक्शन 21 के अंदर एक उसने कहा था फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं, अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती हैं उन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो अन्नेवाह लिए होते हैं। अन्नेवाह समझते हैं? ब्लाइंडली ठीक ठाक पैसे देते हैं। उसके ऊपर भी लॉ ने एक्सपेंस लगाई हुई है कि अगर कोई मार्केटिंग कंपनी होगी उसका जो 10% है कितना बनता है, तो मैक्सिमम उसको इतने एक्सपेंस हम अलाउ करेंगे। अगर उसने किए हैं इस साल 40,000 रुपया तो ठीक है, 50 किए हैं फिर भी ठीक है, अगर उसने किया 1 लाख रुपया तो फिर उसको सिर्फ 50,000 रुपया जो है वो अलाउ किए जाएंगे, इससे ज्यादा उसको अलाउ नहीं किए जाएंगे। जी इस ओके। ठीक है। मुझे एक ब्रेक दें, मैं ब्रेक के बाद फिर आपसे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की बात करता हूँ। हाँ जी, बस। हाँ जी, आप उतनी देर में डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को देखिएगा। हम्म। नुकसान तो नहीं हुआ है? हाँ? सारा बिजनेस डिवाइड हो गया। अच्छा, मैं हर दफा रिवाइज करके सोचता हूँ, इस दफा मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा। हाँ जी। मैं खुद सोचता हूँ अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। हाँ जी।
आज आपको लग रहा होगा कि जैसे ज्यादा मजा आ रहा है, हाँ? कि नहीं? क्लासिक एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, अभी जो है, यहाँ पे आगे से क्यों उमर, अच्छा भाई। आज आपको महसूस हो रहा होगा कि ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, हैं?
ये क्लोजिंग स्टॉक है वो काफी है इशू साइड लोगों को। सिस्टम हेल्ड हो गया। ट्रेड में जमीन की है ना, तो आप मतलब हमने अपनी तरफ से तो फिर जवाब जमीन का समझ आ रही थे। नहीं होता ही ऐसे है। कहता जी कैन नॉट स्टार्ट वीडियो। ये बेटा ये कैमरा नहीं मुझे ऑन करने दे रहा किसी वजह से। मैं जरा, आप एग्जिट ना हो, मैं जरा एग्जिट होके दोबारा आता हूँ।